वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज सीरीज़ का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो वन लाइनर होंगे और सभी एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? ध्यान रखिएगा, लिखा गया नहीं है। ऑप्शन चेकआउट करते हैं। पहला है संप्रभु। जी हाँ, इसका सीधे सीधे ये चीज़ लिखा गया है। समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष जैसा शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। जी हाँ, आप कन्फ्यूज नहीं होना है। धर्मनिरपेक्ष है लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। जी हाँ, सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है, क्योंकि लागू होने का जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। ठीक, आगे ऑप्शन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब कौन सा सही नहीं है? तो पहला आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला है, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, गलत आपको चुनना है यहाँ पे। दूसरा है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। देखिए, संप्रभु है तो अपने बारे में डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं। चौथा है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये गलत है, क्योंकि जब हम संयुक्त राष्ट्र की या किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे संस्था की सभी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो हम संप्रभु नहीं कहलाएंगे, फिर तो हम उपनिवेशवाद में चले गए। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखा गया है भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को नहीं दे सकता है। ये सही बात है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कुछ ज़मीन जो है, हिस्सा जो है, हमने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किया था, कुछ दिया था उनको और कुछ उनका हमने लिया भी था। तो ये हमारा संप्रभु फैसला है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चौथा, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है संविधान की प्रारूप समिति से। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही है, संविधान की प्रारूप समिति से। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नाम सबको बता रहा हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन.जी. अयंगर, तीसरे होंगे बी.एल. मित्रा, चौथे के.एम. मुंशी, पाँचवें के.एस. अयंगर, छठे मोहम्मद सादतुल्ला और सातवें डी.पी. खेतान। और याद रखेंगे, बाद में बी.एल. मित्रा की जगह एन. माधवराज ने लिया था और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णमाचार्य ने ले लिया था। ये आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला है, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 1960। ये तो याद रखने वाला है, समझने वाला कुछ है नहीं। हालांकि बेरूबाड़ी जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे आप लोग कहेंगे तो एक अलग से पूरा इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ही मैं बना के दे दूँगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? तो 1960 में है। ठीक, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन के हिसाब से ही टैकल किए जा सकते हैं। पहला है, सभी धर्म समान है और सरकार का समर्थन प्राप्त है। सही बात है, ये पहला ही सही हो गया। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। भारत धर्म का, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, ऐसा नहीं है। सी है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, ये भी गलत है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जब पहला ऑप्शन सुटेबल है तो आपको डी करने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ध्यान से,
यूएसए फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, वो इंडियन सेक्युलरिज्म से, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से बहुत अलग है। दोनों में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? पहला है अवसरों का अभाव, ये गलत बात है। दूसरा है विषमता का अभाव, ये भी नहीं कह सकते हैं। तीसरा है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, ये एकदम सूटेबल एंड करेक्ट आंसर है कि आप सामाजिक समता कब कहेंगे, जब किसी एक वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं रहे। ठीक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर ने। इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा, इसको समझने का कोई तरीका तो है नहीं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला, बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सही है, क्योंकि बेरूबरी केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि इम्पोर्टेंस तो है उसके प्रस्तावना का, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही बात है। केशवानंद भारती जो बेरूबरी के बाद आया था, इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को उलट दिया था। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया, ये गलत है, क्योंकि इसको हमने कहाँ से लिया है बताइए आप? यूएसए से लिया है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इसमें सही है। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ठीक, आप मुझे बताइए। देख के तो लगता है कि यूएसए टिक कर दें, अमेरिका को सही कर दें, लेकिन यूएसए नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड भी नहीं होगा। कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, अगर ऐसा कहे तो यूएसए हो जाएगा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।